गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसलाबाद धरना केस में हुकूमत को तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने के लिए मजीद वक्त दे दिया। आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। आज केस की समाअत में मजीद क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक। आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या अफसार आलम यहाँ हैं। अफसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्ज़ामात लगा दिए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी TROs के जरिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या अदालती फैसले के बाद मुल्क आइन पर चल रहा है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आज मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। अफसार आलम ने अदालत को बताया कि केबल ऑपरेटर के पास इंटेलिजेंस इदारे के लोग जाते थे। एक कॉल आई हमारे पैमरा के मेंबर को जो रिकॉर्ड हुई। मैं कॉल करने वाले का नाम कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि बाज़ औक़ात नाम बदल कर फ़ोन किया जाता है। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि मौजूदा चेयरमैन पैमरा ये कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं आया, जिस पर अफसार आलम ने कहा कि ये तो खुशकिस्मत इंसान है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अगर कल सरकार कोई कमीशन बनाए तो क्या आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अफसार आलम ने कहा कि मैं कलमा पढ़कर कहता हूं कि इनके नाम कमीशन में लूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि का एक ऑफिसर मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहता था। अफसार आलम ने कहा कि मैं दुखी दिल से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है सब पाकिस्तान में। इलेक्शन की तरफ से भी अब फाइनली लग रहा है कि तमाम जमातें ही इलेक्शन मांग रही हैं। PTI पहले कहती रही इलेक्शन हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा, अब PMLN भी कह रही है। और PMLN शायद इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। ऐसा इकबाल साहब ने इलेक्शन की डिमांड की, उन्हें भी देखिए। पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है क्योंकि हम इस मुआशी गर्दाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि एक मुस्तहकम नुमाइंदा हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। इसी तरह जो मुल्की और बैरूनी सरमायाकार हैं वो भी इंतखाबात के इंतज़ार की वजह से होल्ड पर होते हैं। मुल्क का तकाजा है कि फौरी तौर पर आइन की रोशनी में इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनका ऐलान कर रखा है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ओके, दोनों प्रेडिक्शंस आप कर चुके थे, फैज़ाबाद वाली भी आपने की एंड अब भी एक और भी आपने ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक प्रेडिक्शन की थी, वो दोनों सच होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। देखें, अल्लाह मियां ने अभी तक तो इज़्ज़त रखी और जो मैंने कहा था, ये मेरी कन्विक्शन भी थी कि फैज़ाबाद पे एक्शन भी होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाएगी और होगी, और उसके बाद अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा और वो भी मनती के अंजाम तक मैं तो पहुंचता हुआ देख रहा हूँ। ओके, सो यू आर सेइंग कि अरशद शरीफ का केस भी मैं तो समझता हूँ खुलेगा का क्या मतलब है? खुलेगा मतलब इन द सेंस कि वो सही सिम्त की तरफ अभी नहीं है। वो चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में, बिकॉज ये ऑनेस्ट, ईमानदार और डिवाइन हेल्प से आए हैं। सो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है उसी के थ्रू आप कह रहे हैं कि इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे नहीं पता कि क्या मुझे तो लगता है कि वो सर्द खाने में अभी जैसे कि फैज़ाबाद धरना की फाइंडिंग्स जो थी वो सर्द खाने में थी और ये केस भी सर्द खाने में था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पाकिस्तान की सिमत, पॉलिटिकल एलीट की गुंडागर्दी, सारे बदमाशों का जो टोला है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, चाहे उसमें ख़ास हों, आम हों, लाडले हों, जो भी हों, उन सबको एक मैसेजिंग होगी कि इस मुल्क के अंदर कानून से बालातर कोई इंसान नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी तो नेचुरली जो भी उस तुरम खान का जो भी जिस जगह से भी मुंसलिक है वही करेगा उसके साथ। इस केस की समाअत में तो बार बार फॉर्मर DGI का नाम आता है, जनरल फैज टू बी प्रिसाइज। डू यू थिंक इट्स इवन पॉसिबल कि कोई एक्शन उधर हो? देखिए, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इंसान बहुत कुछ सोचता है
اور اللہ تعالیٰ کچھ اور کرتا ہے. چیف جسٹس صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف کو روکنے کے لیے دنیاوی طور پہ تو سارے کام کر دیے گئے اور دنیاوی طور پہ وہ نہیں بن سکتے تھے, لیکن اللہ کی مرضی تھی, ڈیوائن ہیلپ آئی, دونوں بن گئے. یہ کیوں ان کو روکا کیوں جا رہا تھا, کیا وجوہات تھی اور ان سے کیا کام لینا اللہ نے, وہ میرے خیال سے ٹیبل پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو آج پاکستان کی بہتری ہم دیکھ رہے ہیں, ڈالر نیچے آ گیا 50 روپے 60 روپے, پیٹرول 50 روپے نیچے آ گیا, اسمگلنگ رک گئی, ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ان کو پروفٹ میں آ گئیں, چینی دال. کیا اس حد تک جائے گا یہ معاملہ؟ تو کیا ہم یہ کریڈٹ چیف آرمی اسٹاف کو نہیں دیں گے؟ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی جیب نہیں بھر رہے. لوگ کہتے ہیں وہ ڈنڈا سوٹی سے کر رہے ہیں, ڈنڈا سوٹی تو نہیں, گورننس اسی کو کہتے ہیں. مانیٹرنگ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے, جو کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکے آگے بھی نہیں کر سکے گی, نہ پہلے والے نے کی ہے. امپلیمنٹیشن ہوگی, اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کوئی بتانا ہے, دکھانا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بڑا آدمی نہیں ہے, تو یہ ضروری ہے. اور اس سے پاکستان کی سمت, سیاستدانوں کی سمت ٹھیک ایک ہلکا سا ڈر بیٹھے گا, جو اس ملک کے اندر ڈر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ڈر ہی تو نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قطع کلامی کے اس کے اندر ہم نے 23 اکتوبر کا بھی ڈیسیجن دیکھا, جس میں لائسنس دے دیا گیا کہ آپ جاسوسی کریں, تنصیبات اڑا دیں فوج کی, آپ دشمن ملک سے آئیں, جو بھی کرنا کریں, اور ان سب فیصلوں خیر مقدم دہشت گرد تنظیموں نے کیا. اور کویشچن کر دیے, کویشچن آ گیا آپ کے آرمی کے اوپر, جو آپ کے ڈیٹرنٹ بھی ہے, آپ کا ڈیفنس بھی ہے, اور آپ کا سیکیورٹی کی علامت بھی ہے. تو آپ نے پاکستان کی بقا, سلامتی, خود مختاری اور سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا, just giving a political decision, not a lawful decision. آپ کیسے کسی ملک کا, آپ کا پڑوسی ملک ہے انڈیا, کبھی آپ نے ان کے وہاں ایسے فیصلے دیکھے ہیں جس میں ان کے ملک کی بقا کویشچن میں آ جائے؟ نیور. سو اگر چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی کبھی آپ کو یہ سب پریسیڈنٹس نہیں ملیں گے. تو ہم نے جھتے بنا دیے ہیں ہر جگہ کے اوپر, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, بزنس ہو, ہو, جوڈیشری ہو, کہ ہر آدمی اپنی منمانی کرتا ہے, اور اپنی منمانی کے اندر وہ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بھائی میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو if you want to give political decisions, if you want to make political plans, پھر پالیٹکس آ کے کریں نا, منصبوں نہ بیٹھیں. اور دیکھیں یہ جو پنڈوراز باکس آپ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, میں ایک اور ٹاک شو میں بھی تھا, یہ پنڈوراز باکس نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے اس کے اندر. شیخ رشید صاحب کو بلایا گیا, کیوں بلایا گیا؟ اس لیے بلایا گیا کہ فرسٹ فیز میں قادری صاحب تھے, ہمارے جو ریلیجیس منسٹر تھے. اس کے سیکنڈ فیز میں ٹی ایل پی کی نیگوسیشنز کے اندر شیخ رشید صاحب تھے, اور تیسرے اور فائنل فیز کے اندر میں تھا. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے وزیر نے تحریک لبیک سے پیروی پکڑے, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر مجھے کورٹ بلائے گی یوزلی, تو میں ابھی بتا دیں, why would not tell now? بیکاز if need بھی, اگر مجھے چیف جسٹس صاحب نے بلایا تو جو 50-60 دن کا کام لوگوں کو دے رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے, وہ تو میں 15 منٹ میں جا کے ان کو سب کچھ بتا دوں گا, انکلوڈنگ دا ماسٹر مائنڈ اینڈ ایوری تھنگ. فائنینشیل اس کے اندر کیا اسپیکٹ تھا, فائزہ صاحب کو کس طرح ہیومیلیٹ کیا گیا, کس طرح وہ کیس بنا, کس نے وہ کیس بنایا, کیبنٹ میں کیا ہوا, ٹی ایل پی کی نیگوشیشن میں کیا ہوا, ٹی ایل پی کے ساتھ کون کون لوگ بیٹھے, کس نے دستخط کیے, اور کسی صاحب نے جو دستخط ہیں, یہ تو کسی بہت پاورفل آدمی نے تحریک لبیک کے آگے جھوٹا قرآن بھی اٹھایا. اور کیا کہا انہوں نے؟ مطلب جو انہوں نے قرآن پہ رکھ کے گارنٹی دی تھی, اور انہوں نے پھر اس کے بعد نعوذ باللہ بہت ساری اور باتیں ہوئی. وہ تحریک لبیک, میری کنوکشن, نو دس از ناٹ اے منسٹر, از اے نان پولیٹیکل فگر, پاورفل فگر, اس نے قرآن اٹھایا ہے. تو میں تو بہت کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں, اور میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ میرا تعلق اس نیگوسیشن کے اندر یہ ضرور تھا کہ وہ میری کہی ہوئی بات پہ یا میری بات پہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ میں ابھی بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے میرے ساتھ اس کے بعد بھی رابطہ اس لیے کیا, انہوں نے کہا آپ نے غلط زبان نہیں دی, جو زبان آپ نے دی اس پہ آپ قائم رہے. اور میں نے ان سے کہا تھا جو چیز آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ میں باقی وزیروں کے ساتھ نہ تو میں ہوں گا, میں اللہ کے علاوہ کسی کا جھکتا نہیں ہوں, اور میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کو میں کل نہ کر پاؤں. سو معافی کس بات کی مانگی تھی؟ اپنی ایک اور وہ پھر وہ سب وزراء جو تھے جو نیگوشیشن ٹیم کا حصہ تھے, وہ ایک ہماری میٹنگ بلائی گئی چیئرمین صاحب نے ایز پرائم منسٹر, اور اس میں جب انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں ماری تو میں نے چیئرمین صاحب کو کہا, اور اس میں ادارے کے بھی لوگ موجود تھے, تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ان میں سے فلانے نے معافی مانگی ہے. تو انہوں نے کہا پھر تم یا مراد جائیں گے اس کی نیگوشیشن میں. سب نے کہا مراد نہیں, فیصل کو بھیج دیں. اور اس کے بعد وہاں بھی کیا ہوا, 16 گھنٹے میں کیا ہوا, اس کے بعد میرا وہاں جھگڑا کس سے ہوا, اس کے بعد میں کہاں گیا,
किससे झगड़ा हुआ? वो आने वाले वक्तों में सब चीज़ें पता चल बता जाएंगी। दें, why you holding on? ठीक है, आई एम होल्डिंग ऑन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जैसे मेरी कन्विक्शन थी कि ये ईमान था मेरा कि फैज़ाबाद धरना होगा, और मैं आपको कहता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं मुजाहरा कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूँ, हर बार मैं सबको कहता था, मैं नाम तो ले चुका हूँ, बता इशारे भी कर चुका हूँ। इसी तरह मुझे पता है कि इसके बाद फिर अरशद शरीफ है इंशाल्लाह, ठीक है। राइट, हम आते हैं अरशद शरीफ के ऊपर भी, अभी उनकी बरसी भी गुजरी है, बट जो अब्सार आलम का बयान है उसमें वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त उनको एक किस्म के चैनल बंद करने और नंबर तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? देखिए, अब्सार आलम साहब का बयान रिलेटिवली इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो आगे आए हैं, लेकिन मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आदमी तगड़ा उसको कहते हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए आदमी के साथ पंगा ले। जैसे मेरा असूल है कि मैं दोस्ती में तो अपना लेवल या अपने नीचे लेवल और अपने ऊपर वाले लेवल में दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन दुश्मनी का मेरा असूल ये है कि मैं अपने लेवल और अपने नीचे के लेवल में दुश्मनी नहीं करता, हमेशा अपने से ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा तर्ज तरीका है लाइफ स्टाइल गुजारने का कि मैं अपने लेवल और अपने नीचे कभी दुश्मनी नहीं करता, उससे ऊपर करता हूँ। तो मैंने तो जब टेक ऑन किया है सिस्टम के अंदर, वो सब लोग उस टाइम पे पावरफुल कुर्सियों पे बैठे हुए थे, ठीक है, पोजीशन पे थे। तब मैंने किया, मैंने सफ़र भी किया, ऐसा नहीं है मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, किस तरह हुआ, क्यों कराया गया, किसने किया, वो सब चीज़ें मुझे सब पता है। उसके बाद फिर मेरे सेकंड फेज़ के अंदर ही मुझे किस तरह लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया, लॉफुली नहीं था, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो कभी नहीं रहेंगे। अगर मुझे चीफ जस्टिस साहब, ये चीफ जस्टिस साहब शायद मुझे बुला सकते हैं, पहले तो मैं कह चुका था कि अरशद शरीफ के केस में मुझे इसलिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि मैं वो सब कुछ खोल दूंगा जो पाकिस्तान के अंदर किसी ने सुना और सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और आपको याद होगा कि अरशद शरीफ के केस में आई वाज द फर्स्ट वन टू कम आउट एंड से इट्स अ प्लान्ड मर्डर, ठीक है, जबकि उससे पहले तो ओपन एंड शट केस हो गया था, वो एक्सीडेंटल आइडेंटिटी के ऊपर मार दिया गया, बट दैट्स नॉट द केस। और उस मुल्क के अंदर कौन उसमें इन्वॉल्व था, किसने किसको क्या कहा, किस तरह चीज़ें हुई। एंड आई वाज इन टच विद अरशद शरीफ एज वेल जब वो मुल्क से गए थे, और उसको किस तरह हटाया गया, किस तरह भेजा गया, किसने भेजा गया, मुफाद क्या थे, मकासद क्या थे। तो ये है कि पेशावर से किस तरीके से वो गए या किन वजूहात की बिना पे गए? देखिए फैज़ साहब, जब ये शहीद का खून है वो दोस्ती में मारा गया है, दुश्मनी में नहीं मारा गया, दोस्ती में उसको इस्तेमाल करके मारा गया है, क्योंकि वो दोस्त आदमी था। वो जब दोस्ती करता था तो खुल के करता था, लड़ाई भी खुल के करता था, और वो बुज़दिल आदमी नहीं था। वो उस खमीर का नहीं था कि भाग जाए या मुल्क छोड़ दे। किसने मजबूर किया, क्यों किया, मकासद क्या थे, किसने क्या किया, क्या उससे क्या रीजनिंग दी, क्यों उसको एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह भेजा गया, व्हाट द रीज़न, ये सब खुलेगा। शहीद का खून है, नेक आदमी का खून है, ज़ाया नहीं जाएगा। And you think you know कि देखिए मैं कोई or you have a vague idea, नहीं, देखिए मैं जैसे मैंने आपको कहा फैज़ाबाद के ऊपर अगर मुझे बुलाया गया चीफ जस्टिस साहब ने, तो जो 70, 80, 90, 100 दिन का काम है वो मैं 10 मिनट कर दूंगा। इसी तरह अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर जो मुलविस हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो अगर 1.5 साल 2 साल में होनी है तो वो उसकी सिम ट्रैक रास्ते कुछ शवायद मैं दे दूंगा जो यू कैन रैप इट अप इन 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन। आई कैन बी अ वेरी I can be a help for a speedy trial. ये तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। अगर let's say कि कोर्ट आपसे ये भी कहे कि you need to verify your information. Maybe to certain extent I can verify. You can. Yeah. Okay, very important. फैसल वाडा साहब को अगर कोर्ट बुलाए तो वो कह रहे हैं कि speedy trial में इसकी हेल्प हो सकेगी. We'll take a break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। कल एक और ख़बर गर्दिश करती रही और वो बाद में फिर बैक ट्रैक किया पीटीआई चेयरमैन के लॉयर्स ने। क्यों मिस इन्फॉर्मेशन गर्दिश करती रही? कहा गया कि जहर देने की कोशिश की जा रही है, फिर बिल्कुल उसके ऊपर यू टर्न लिया गया, लेकिन डील की बातें भी साथ साथ चल रही हैं। इस हवाले से फैसल वाडा साहब, आपने ये एक स्टेटमेंट दी, लेट्स वॉच दैट। सो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई इज लुकिंग फॉर अ डील एंड दे नॉट गेटिंग इट। Desperately. किस किस्म की कि हम बाहर जाएं? नहीं, देखिए डील स्पेसिफिक उसमें नहीं कहा गया कि बाहर चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें। दे आर लुकिंग फॉर अ डेस्परेट डील, बट कोई डील ऑफर ही नहीं हो रही। तो जब ऑफर नहीं है तो आप उस पर क्या डिसीजन लेंगे? और ये जो बातें लोग कर रहे हैं कि तगड़े हैं, ये वो है, फलाना ढमाका, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी अल्लाह ताला 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाले, ठीक है। किसी के लिए, दुश्मन के लिए भी ये दुआ करनी चाहिए कि उसको जेल ना हो।
تو یہ کوئی بھی آدمی جیل کے اندر کیا آپ کے اس اسٹوڈیو کے اندر ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو کے اندر کافی کے ساتھ بھی ٹی وی کے ساتھ بھی اگر آپ کہتے ہیں سے باہر نہیں نکلیں گے تو مینٹلی طور پہ آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں. ان اے وے انسان کی آزادی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ آزادی سے کیوں محروم رہے. تو یہ تگڑی ہے فلانا ہے دماغ ہے, یہ سب چیزیں بیکار کی باتیں. آئی تھنک کہ جو میں نے کہا تھا بند گنی میں جا چکے ہیں, کنویں میں چابی گر چکی ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں کچھ آپ نے ورڈ یوز کیا, سانپ ہیں, کیڑے ہیں, تو پی ٹی آئی میں کوئی ہے ہی نہیں. سو ہو آر دوز پیپل؟ دیکھیں وہ تو سب سائڈ لائن ہو گئے, کچھ ادھر گئے, اب تو پریس کانفرنسیں کر دیں. کسی نے آدھی پریس کانفرنس کر کے یہ دکھایا کہ میں ہوں خان کے ساتھ, اب نہیں ہوں, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. کوئی تھرڈ کلاس کوالٹی کراچی میں پھر رہی تھی عمران خان صاحب کی, وہ بھی ایکسپوز ہو گئی. قسمیں کھا رہے تھے, گولی مار رہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, سب ایکسپوز ہو گئے. یہ ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ڈاؤن فال کا ریزن یہ سارے معاف کرا دیں, اور جو خاص ہے ان کی باری آ رہی ہے. تو یہ تو اللہ کا کرنا ہے. سو کبھی بھی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوگی پی ٹی آئی چیئرمین کو, یا کسی پوائنٹ پہ کوئی دیکھیں جس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ہو اور وہ کاؤنٹ ہو جائے تو اس ملک کے اندر یہ تو آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے, رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایز آف ناؤ اور یہ جو سیٹ اپ ہے, بیکاز اس میں جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے وہ شہدا کا جو تمسخر اڑایا گیا اور تنصیبات جو اڑائی گئی ہیں, یہ بکس وینم ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ہے, یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف میں تھا. لیکن جو وہ نہیں کر سکے اور دشمن نہیں کر سکا وہ تحریک انصاف کر بیٹھی. ٹھیک ہے, ٹرے میں رکھ کے انہوں نے ان کا سارا کام کر دیا اور اپنا بھی نکال دیا, اسکور سیٹل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن آ گئی, پکڑ ہو گئی. میں نے یو سے آئی می اینڈ مائی سیلف, میں یہ کر دوں گا, میں ہوں, میں فلانا, میں نہیں ہونے دوں گا. تو پھر اللہ کہتا ہے میں نہیں, پھر میں ہوں. سو نیکسٹ الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی ہے؟ نہیں, اللہ کی طرف سے ہو جائے تو ہو جائے, لیکن دنیاوی طور پہ, قانونی طور پر I don't see him participating in general elections at all. Do you see کہ بلے کا نشان and پی ٹی آئی ہوگی؟ بلے کا نشان ہوگا تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی تو بلے کا نشان نہیں ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ ٹکٹ ہوگا تو ٹکٹ دینے والا کون ہوگا, ٹکٹ لینے والا کون ہوگا. There's a lot of questions, so I don't see that also happening. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 20% سیٹس ملیں پی ٹی آئی کو. آپ کو لگ رہا ہے بالکل نہیں ہوگی پی ٹی آئی will be؟ دیکھیں میرے انالیسز یہی ہے کہ پی ٹی آئی will be 0 seats. دیکھیں پی ٹی آئی اس تحریک انصاف کا چیئرمین اور تحریک انصاف کا چیئرمین ہی پی ٹی آئی ہے. سو اگر ہم سب میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم میں کوئی لیڈر تھا تو وہ بالکل جھوٹ ہے. ہمیں تو جو ووٹ پڑا وہ اس جھنڈے کا اور اس چیئرمین کے نام کا پڑا تھا, تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, سو انکلوڈنگ مائی سیلف. اگر ایسا ہے تو پھر استحکام پاکستان پارٹی. دیکھیں استحکام پاکستان کے اندر تو دیکھیں جب میچ کے اندر 4 ٹیم ممبرز ہونے تھے اور اس میں 3 ہوں گے تو مقابلہ آسان ہو جائے گا نا. سو اگر پارٹیسپینٹ سارے ہیں تو پھر مقابلہ سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو پارٹیسپینٹ ہی پورے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو استحکام پاکستان کا رول ہوگا, آزاد کا رول ہوگا, نون کا لیڈ رول ہوگا, ایم کیو ایم کا کوئی چھوٹا سا وہ بھی اسکرو پرزہ ہوں گے. تو مانگے تانگے سے کر کے ایک دھاگے سے کچی گورنمنٹ بنے گی. پیپلز پارٹی کو تو پیپلز پارٹی اس لیے جو آج کہہ رہی ہے, تڑپ رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کی اسپوکس پرسن بن گئی ہے, وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے بلوچستان چلا گیا, کے پی کے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو, پنجاب میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, تو سندھ تک وہ کنفائنڈ رہیں گی. اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج جو آپ اتنی باتیں کریں تو 16 مہینہ آپ ساتھ ہم نوالا ہم خیال کیسے تھے, اور آج مولانا صاحب اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, وہ بیانیہ نہیں بک رہا, پیپلز پارٹی کا بیانیہ نہیں بک رہا. نواز شریف صاحب نے احتساب کی بات کی تھی, ایکس وائی زیڈ کے نام لیے تھے, وہ بیانیہ پٹ گیا, وہ ریورس ہو گئے. مینگل صاحب آج کہہ رہے ہیں مسنگ پرسن, تو بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں مسنگ پرسن آج ہیں تو 16 مہینے کہاں تھے؟ 16 مہینے آپ تکے بھی کھا رہے تھے, چائنیز بھی کھا رہے تھے, جہازوں میں پھر رہے تھے, گاڑیاں میں چلا رہے تھے, وزارتیں بھی کر رہے تھے, کیسز بھی معاف کرا رہے تھے, قرضے بھی چڑھا رہے تھے. تو آج آپ سب تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئے سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. So PTI will be out, People's Party may be in Sindh, and PMLN اگر مین پارٹی بنتی ہے تو نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہوں گے. دیکھیں وہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے, ابھی ڈیبیٹیبل ہے ان دا سینس کہ دیکھیں ہی could act as a king maker. ٹھیک ہے, اور مے بی ایک فیز میں وہ ہوں اور دوسرے فیز میں وہ طبیعت اور اپنی ایج کے حساب سے کیری فارورڈ کر رہے ہیں, بیکاز کمپلیکیشنز بہت ساری ہیں. دیکھیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, میرا تو کسی سے ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے جداد کا, نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, جتنی بھی ہیں 18 پارٹیاں, یہ انٹرسٹ اورینٹڈ پارٹیز ہیں. ان کے باپ کی جاگیر ہے یہ ملک. آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ان کی غلامی منظور کریں, پھر ان کے
समधी भाई चाचा मामत आया और उसके बाद फिर इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें। तो भाई अगर मुझे गुलामी करनी तो मैं गोरे की गुलामी करूँगा, मुझे स्कूल और रोटी तो मिल जाएगी, इनकी गुलामी में तो मुझे नुकसान है। और देखिए मेरा और आपका इशू नहीं है, आजमाए हुए को आप क्या आजमाएंगे? जिन्होंने 45 साल में बिगाड़ किया इस मुल्क का, वो आज ठीक कैसे कर दें? क्या मंशूर है आपके पास? व्हाट इज़ द वे आउट टू सर्व पाकिस्तान? आप कैसे डॉलर नीचे लाएंगे, पेट्रोल कैसे नीचे लाएंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे नीचे लाएंगे, स्टॉक्स को कैसे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी, IMF को लोन पे ऑफ कैसे करेंगे? देयर इज़ नो प्रोग्राम। सब ये कह रहे हैं हम मजलूम थे, हम ये थे। 16 महीने कारकर्दगी है पूरी सारी कंसोलिडेटेड पार्टियों की। PTI की अपनी परफॉर्मेंस है जो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। तो PTI के अंदर जो करप्शन हुई है उसका एहतसाब क्या होगा? उसमें 8 लोगों ने जो मज़े लूटे थे वो उसमें से 6 तो मुल्क से बाहर निकल गए हैं, किसकी मदद से गए, वो कैसे वापस आएंगे? तोशा खाना है। So basically ये सब कैसे होगा? ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आके करना है ये, या कोई और? देखिए अगर बहन हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम थोड़ी सी बात ऑफ ट्रैक करते हैं तो समेत आपके जितने जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, समेत पॉलिटिकल पार्टी के, हम फिर जनाजा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। तो जमहूरियत का एक दफ़ा मज़ा आपने और लेना, आप ले लें। 13 महीने का हुआ, 17 महीने का हुआ, बहुत तीर मारा, आसमानी तूफान आ गया तो 22 महीने चल जाएगा। So you're saying इलेक्शन होंगे, PMLN की गवर्नमेंट होगी, लेकिन लंबी नहीं चलेगी? चल नहीं सकती ना। अगर आज PTI भी आ जाए और PMLN भी मिल जाए और ये सारे दोस्त बन जाएं और सारे मुल्क के लिए सिम्त करने वाले, इनके सबके अपने इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट हैं वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। मुल्क तो जाएगा ही जाएगा उस जगह के ऊपर। और देखें हम मेरी आदत बदल सकती हैं, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, यू कैन चेंज दैट। आप मेरी फितरत नहीं बदल सकते। तो जिनकी फितरत में जो चीज़ें हैं, बुग़्ज़ है, करप्शन है, बेईमानी है, नाशुक्री है, नाअहली है, नालायकी है, वो क्या है? देखें इस मुल्क के अंदर 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, DIS। ये कभी लग जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, कभी हट जाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं। मैं तो उससे भी गुजरा हुआ हूँ। सो आई हैव सीन द सिस्टम वेरी क्लोजली। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं दोस्ती भी निभाता हूँ अपने बराबर, अपने नीचे, अपने ऊपर, और मैं दुश्मनी निभाता हूँ अपने बराबर, अपने नीचे नहीं ऊपर। तो नेचुरली मेरा भी एक्सपोजर है, एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन भी एक एक्सपोजर है, और सक्सेसफुल है हर चीज़ के अंदर। एजुकेशन में आई वाज सक्सेसफुल, कारोबार में सक्सेस की, सियासत में अगर जीतना आप सक्सेस का आईना है। वो और बात है कि चेयरमैन के नाम पे वोट पड़ा, बट वो भी सक्सेसफुल था। आई वाज अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, आई वाज एन MNA, आई वाज अ सेनेटर, एंड आई एम द ओनली ऑपोजिशन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की, और मैं उस वक्त नहीं निकाला गया जब पार्टी अरूज पे थी और खान साहब भी अरूज पे थे, ठीक है। मैं तो उस वक्त निकला हूँ, मैं हाथ बांध के कंडेम करके नहीं निकला और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं गया। Are you going to make a new party then? No, I'm just saying that I'm the only opposition. I'm not against किसी एक इंडिविजुअल के मैं नहीं हूँ, मैं नून के अगेंस्ट नहीं हूँ, या नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ, या पीपल्स पार्टी। मैं बाय एंड लार्ज पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो 18 पार्टियां उनके एक्सपायर्ड लीडर्स हैं। अब आप मुझे बताएं, फॉर क्रिटिसिज्म, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इरफान सिद्दीकी साहब काबिल इज़्ज़त आदमी होंगे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, बट ही 75-80। अब आप 20 साल के आदमी की तकदीर 75 साल के आदमी को दे रहे हैं कि उसका मैनिफेस्टो बनाया। इन एसेंस यू राइट, लेकिन एक्सपीरियंस ही को याद किया जो मियाँ साहब ने कहा भी कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, मैं फिल्म में इस ख्याल से आ गया हूँ, मैं यूने शेर पढ़ा, वो ये इशारा कर रहे थे कि मुझे निकालने वाले पछता रहे हैं इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। सो एक्सपीरियंस को मिस कर रहे थे। पछताना तो खैर सबने वापस है, लेकिन दोबारा पछताना है। आप आर यू सेइंग कि मेरे वालिद आज के दौर की फरारी चला सकते हैं? वो उनका जो एक्सपीरियंस 50-60 साल का तो गाड़ी चलाने का है, तो कैन ही ड्राइव अ फरारी आज की डे एंड एज की? नहीं, ही कांट इवन स्टार्ट। उनको गैजेट्स ही नहीं पता, बटन्स ही नहीं पता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट ओनली एक्सपीरियंस, इट्स कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपको, इंटेलिजेंट होना चाहिए। और आज के आप क्या 50 साल 60 साल पुराने आर्किटेक्ट लेंगे अपना घर, आप घर बना दे? आप आज के डे एंड एज का आर्किटेक्ट लेंगी, नामी ग्रामी, ठीक है। आप क्या 50 साल पुराने एंकर को किसी चैनल पे देख रही हैं? हर आदमी रिटायरमेंट एज है, 60 से 64 साल में कोर्ट से फारिग हो जाता है, फौज से फारिग हो जाता है। क्यों फौज में हर पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर 3 साल का टेन्योर है मैक्सिमम। इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि हम रिटायरमेंट एज रख दें पार्लियामेंटेरियंस ऑफ कोर्स, एंड दे गो आउट एंड नए लोग आ जाए नहीं पार्टी। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना, हम ये कहते हैं कि हम हमारी नालायक औलाद भी आप एक्सेप्ट करें क्योंकि हमारे घर में पैदा हो गई। देखिए प्रॉब्लम ये है कि गटर का ढक्कन ना होने से गरीब का बच्चा मर रहा है, तार बारिश में करंट लगने से गरीब का बच्चा मर रहा है, अस्पताल स्कूल गरीब के बच्चे के पास नहीं है, अजमतें 10 साल की बच्ची की गरीब की लुट रही हैं, फिर उनका कत्ल हो रहा है, उनकी वीडियो बन रही है और इंसाफ नहीं हो रहा। So, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो अगर आपने फिर भी वोट देना है 5,000 रुपये बिरयानी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मैं और आप का कोई काम नहीं कि आप आवाज़ एजुकेट करें। अगर कोई काम नहीं होना तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्शन नहीं हो रहे,
नहीं, देखिए पाकिस्तान में बुलेटिन टाइम पर होता है, न्यूज़ बुलेटिन। अदरवाइज तो अगर आप मुझे कहें 1 जैन के अंदर 11 बजे इलेक्शन है तो मैं कहूँगा 5 जून को जैन को हो जाएगा, 12 बजे होगा। इन टाइम तो कोई चीज़ नहीं है, पीआईए की फ्लाइट इन टाइम नहीं है, तो आप जब भी पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो उसको साथ रख लें पीआईए को। सो इन दैट पर्टिकुलर केस 10 दिन आगे, 20 दिन पीछे, 50-20 दिन आगे, यू नो। ओके, बट इलेक्शन हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फैसल वारिस साहब फॉर गिविंग अस टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। दहशतगर्दों की माली मामलत पर भारत FATF के रडार पर आ चुका है। FATF की तरफ से रवां साल मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के लिए किए गए भारतीय इक़दामात का जायजा लेने का फैसला किया गया है। FATF जून 2024 में अपने इजलास में भारतीय इक़दामात ज़ेर बहस लाएगा। इससे पहले आखिरी दफ़ा FATF की तरफ से जून 2010 में भारतीय इक़दामात का जायजा लिया गया था। FATF की तरफ से 2019 से अब तक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की मामलत की कवानीन के हवाले से 2 बार भारतीय इक़दामात का जायजा लेने का मंसूबा मुअख्खर किया जा चुका है। FATF का वफ्द रवा माह भारत का दौरा करेगा और इस हवाले से रिपोर्ट भी मुरतब करेगा। अब सवाल ये है कि भारत किस तरह से FATF कवानीन की जद में आता है और भारत कैसे दहशतगर्दों की मामलत करता रहा है। एक नज़र अगर हम डालें जो कि डेवलपमेंट्स होती रही हैं भारत में, अमरीकी बैंकों की रिपोर्ट के तहत भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। भारत दहशतगर्द तंजीम RSS और दाइश के गठजोड़ से खित्ते में प्रॉक्सी वॉर को फरोग दे रहा है। भारत पूरी दुनिया में मौजूद मंशियात फरोशों के लिए बैंक का किरदार अदा करता रहा है। आलमी सतह पर मौजूद गैर कानूनी असलहे के सौदागर काला धन सफ़ेद करने के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। भारत के कैसीनो मार्केट में सालाना अरबों डॉलर्स का जुआ होता है जिससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए भारत ड्रग्स माफिया को इस्तेमाल करता है। भारत की क्रिप्टो मार्केट यूपी ड्रग माफियाज को रकूम की तरसील के लिए मामनत फराहम करती है। भारत की रियल स्टेट मार्केट भी काला धन सफ़ेद करने का बड़ा मरकज़ बन चुकी है। ये बहुत सारे मामलात हैं। उसके अलावा भी अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन में देखें तो बहुत दफ़ा हमें ऐसे लगा कि दुनिया जैसे लीनियंट है भारत के ऊपर। पाकिस्तान पर तो बहुत सख्ती है, भारत पर लीनियंट है। कुछ और मामला आपके सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी रख देते हैं। इसकी कुछ फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट ये 2023 की है, बट हैव अ लुक। इस रिपोर्ट के मुताबिक under the guise of combating terrorism, the Indian government has leveraged the Financial Action Task Force's recommendations to tighten its arsenal of financial and counter-terrorism laws, which are routinely misused to target and silence critics. आगे इसमें ये भी लिखा गया है कि in a survey by Amnesty International, 11 out of 16 NGOs working on issues relating to minorities, marginalized groups, and climate change confirmed the arbitrary renunciation of their foreign contribution licenses through suspensions, cancellations and non-renewals. इस रिपोर्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इस हवाले से और क्या क्या मामलात हो सकते हैं, इंडिया जो है वो कहाँ तक कैन गेट अवे विद इट, क्या इंडिया के गिर्द भी अब हम घेरा तंग होते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फातिह मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम सर। मुझे ये बताइएगा कि क्या हम देखेंगे एक सख्ती इंडिया के ऊपर इस हवाले से फाटफ की तरफ से? पाकिस्तान पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के 2 या 3 सवालात थे और फैटफ ने जो पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में गया था और पाकिस्तान को 3 साल लग गए थे उनसे निकलने के लिए। आप हैरान होंगे ये जानकर कि उसी फैटफ ने इंडिया पर 40 एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं, 40 सजेशंस हैं और स्पेशल रिकमेंडेशंस 9 हैं, जिसके तहत कोई 350 के करीब सवालात हैं। तो हमें अगर 3 सवालात से निकलने के लिए, उनका जवाब देने के लिए 3 साल लग गए तो इंडिया को लॉजिकली उससे निकलने में वक्त लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को चाइना के साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका या दीगर वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके मुतालिक हम वसूख से तो नहीं कह सकते कि उनके फैटफ के ऊपर कितना प्रेशर होगा या कितना प्रेशर
ले सकती बिकॉज है। वी नो कि FATF ने 2019 में भारत के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की रोकथाम के इक़दामात का जायजा लेना था, लेकिन ये काम अब किया जा रहा है। क्या FATF में भी कोई प्रेशर था और अब हम देखेंगे कि उस प्रेशर को शायद थोड़ा सा सस्टेन किया जा सके या रिलीज किया जा सके? भारत ने 2019, 20, 21, 22 में डिलिबरेटली इस चीज को डिले किया कोविड का बहाना बनाकर। ठीक, अच्छा, कि जी कोविड की वजह से आप हमारा जायजा लेने मत आए, लेकिन बिल आखिर इसी महीने नवंबर में शायद आज या कल FATF की टीम वहां पहुंच जाएगी। हमें देखना यह है कि वो कौन से एरियाज हैं जो FATF ने डिफाइन किए या जिनके ऊपर उन्होंने भारत को यह कहा कि आप इनको दुरुस्त करें। तीन बुनियादी एरियाज हैं। ठीक। एक उनका रियल एस्टेट, राइट। दूसरा उनका प्रेशियस स्टोन्स लाइक गोल्ड, डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स, और तीसरा इंतहाई बड़ा एरिया है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज। राइट। अगर हम ये देखें कि रियल एस्टेट है, यू कैन नॉट मूव द रियल एस्टेट। आप इंडिया से उसको उठाकर, मुंबई में एक रियल एस्टेट है, उसको जापान नहीं लेकर जा सकते, अमेरिका नहीं लेकर। लेकिन बाकी जो दो हैं, हीरे जवाहरात और क्रिप्टो करेंसी, ये वो एरियाज हैं कि जिनमें आप पैसे को बाहर लेके जाए, टेरर फाइनेंसिंग की जा सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से उधर किए जा सकते हैं। राइट। इस वक्त हमें जो एक एरिया रियल एस्टेट और खासतौर पर ये जो हीरे जवाहरात का है, राइट, इसके पीछे वहाँ के मंदिर मौजूद हैं कि सोना और हीरे जवाहरात उन मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ठीक। ठीक। और उन ट्रस्ट पर या उन मंदिरों पर चढ़ाए जाते हैं। अगर कोई 1 किलो सोना भी चढ़ा दे तो इंडिया का कानून उन्हें इस बात से मना नहीं करता, और ना ही उन ट्रस्ट्स को या उन मंदिर को स्क्रूटनाइज कर सकता है। So you're saying कि a lot of money या करेंसी is unaccounted रिलीजन के गाब में? जी, मैं वही that's one channel we can say. 40 जो सजेशंस थी, उनमें से कुछ हैं कि जो इंडिया ने पिछले कई सालों में, 2010 से इंडिया मेंबर बना है FATF का, उसके बाद जब FATF ने ये रिकमेंडेशंस और सजेशंस दी हैं या ये पॉइंट्स या जिनको कंप्लायंस इंडिकेटर्स कहते हैं, ये जब दिए, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इंडिया ने कंप्लाइन कर लिए, उन्होंने कंप्लाई कर दिया, इंडिया इज फुली कंप्लाइंट ऑन देम। कुछ पे सब्सटेंशियली, कौन से हैं वो? मैं इसके बारे में ये उनका दावा है या दे एक्चुअली, यही जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप बता रही है, आकार पटेल जो हेड ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैं, ठीक, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, हमें ये नहीं पता कि कौन से फुली कंप्लाइंट हैं और कौन से नहीं, लेकिन मुझे मेंशन किया, पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम बड़े मौसर कवानीन बना चुके हैं। बट अगेन वी डोंट नो ये दावा है या एक्चुअली सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। मैं उसी तरफ आता हूँ कि इसके पीछे अगर उन मंदिरों को ये रोकते हैं, क्योंकि एक जो नॉन कंप्लाइंट है वो तो हमें एक का 100% पता है कि ट्रस्ट्स के जो ट्रस्ट या उनके पीछे मंदिर मौजूद हैं, वो एरिया 100% नॉन कंप्लाइंट है FATF का, ठीक, और उस पर अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, वो तो आई ही हिंदू की सपोर्ट के साथ है, उसके पीछे RSS हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, एग्जैक्टली, अगर वो उनको रोक देते हैं ठीक, तो उनको वहां से सपोर्ट नहीं मिलेगी एंड दे वोंट बी इन पावर। हु डजंट वांट टू बी इन पावर, राइट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इस एरिया पर, अगर मुझे इजाज़त है, आलमी इदारे फाइनेंशियल क्राइम्स की रिपोर्ट भी हम सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक भारत के 44 बैंक्स की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। पैसा दहशतगर्दी मंशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलव्विस हैं और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2017 तक भारतीय बैंकों ने 5.3 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके लिए भारतीय बैंक्स की डोमेस्टिक जो ब्रांचेस हैं उन्होंने फंड्स वसूल किए या आगे भिजवाए, और इन बैंक्स की बैरून मुल्क ब्रांचेस को भी इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की जो ये रिपोर्ट है, इसी में इंकशाफ किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलव्विस हैं, जबकि सोने और हीरे के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। सो जो द मेन क्वेश्चन जो अब आता है, ये व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया। देखिए, सोने या हीरे जवाहरात के थ्रू हम, ये वो एरिया है कि जिसके ऊपर चले जी सब बात कर रहे हैं कि जी इतने बिलियन डॉलर की कर ली, ठीक। आपको पता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है, उस पर FATF ने शायद उस तरह से अभी तक नजर नहीं डाली, जो कि जरूरत है कि उस पर को भी
स्क्रूटनाइज किया जाए। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स के ओनर्स की टोटल तादाद है 300 मिलियन, दैट मीन्स 30 करोड़ या 32 करोड़। और आपको पता है इंडिया में कितने हैं? 150 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ उनमें से सिर्फ इंडिया में है। हीरे जवाहरात की अगर हम 2022 में देखें कि 2022 में हीरे जवाहरात जो इंडिया में इंपोर्ट किए गए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है हीरो का, सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट किए गए, उनकी तादाद है उनकी मालियत है कुछ 7 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखें तो सिर्फ इंडियन क्रिप्टो करेंसी ओनर्स ने जो अपने अकाउंट्स में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एसेट्स रिसीव किए, उनकी मालियत 269 बिलियन यूएस डॉलर्स है। 269 अरब डॉलर, कहाँ 7 अरब, तो उससे 10 गुना ज़्यादा है। क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा एरिया है कि जिससे टेरर फाइनेंसिंग इंडिया कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली कर रहा है। आपका ख्याल, जो कुलभूषण को पैसे आते होंगे, अरबों रुपया आता है ना इस किस्म की, आपने किसी दूसरी स्टेट में अगर दहशतगर्दी करवानी, कैसे आते होंगे? अच्छा, इस पे भी जरूर रोशनी डालिए। बट जो मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं पिछले दिनों भारत से, हर एक में आई मीन कितना आप पकड़े जाएंगे तो यू कैन गेट अवे विद इट। कुलभूषण का आपने जिक्र किया, उसके बाद जो हमने देखा कि सिख रहनुमा का कत्ल हुआ कनाडा में, डायरेक्टली उन्होंने बात की। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत की सजा दे दी। भारत में यूरेनियम की चोरी और स्मगलिंग के वाकयात हुए 2021 के दौरान। झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम और इस तरह महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई। आई मीन कैन यू इमेजिन कि किस लेवल पे ये मामलात हैं। और जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, जो प्रेयर प्लेसेस में हो रहा है, वो एक अलग मामला है। फिर जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, हिंदुत्व रिडन एक आपकी बिल्कुल ही राइट विंग गवर्नमेंट है जो कि मीडिया को बिल्कुल उन्हें कर्टेल किया हुआ है, अदालतों पे उनका इन्फ्लुएंस है। सो इट्स अ डिक्टेटोरियल रिजीम। उसके बावजूद डू यू थिंक कि उनको लीवे मिलता है दुनिया से, आलमी दुनिया से? ऑफ कोर्स, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में, मैं आज सुबह भी बात कर रहा था एक फोरम पर कि 5i जो सुपर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट शामिल है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का आपने जिक्र किया, जस्टिन ट्रूडो ने 5i को बाकायदा मेंशन किया है कि हमें ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन 5i की तरफ से मिली है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। उसके ऊपर क्या हुआ अभी तक बहुत ज़्यादा, जिस तरह अगर ये इंडिया की जगह पाकिस्तान होता तो अब तक, या कोई और मुल्क होता, अगर पाकिस्तान होता, पाकिस्तान होता, 1/10 भी किया होता पाकिस्तान, बिल्कुल, तो इस वक्त दुनिया में सैंक्शंस लग चुकी होती। लेकिन इंडिया के साथ वो जो एक स्पेशल उसको प्रिविलेज मिल रहा है, दैट इज अनफॉर्चुनेट। मैं आकार पटेल, जैसे आपने भी जिक्र किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, आकार पटेल ने यही चीज़ मेंशन की है कि इंडिया बजाय इसके कि फेटफ के ऊपर जो कवानीन बनाए, जो पहले से कवानीन मौजूद हैं, मैं एक आध आपके साथ मेंशन कर देता हूँ। So we have literally 30 seconds to wrap it up. आपको तो इंडियन कवानीन जो हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट फेटफ के नाम पर माइनॉरिटीज़ को, ह्यूमन राइट एडवोकेट्स को, उनको डिटेन करने के लिए, उनको असैसिनेट करने के लिए और उनको जेलों में बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये आकार पटेल कह रहा है, मैं या आप नहीं कह रहे, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड है। शॉकिंग रेवलेशंस, बट मे बी नॉट सो शॉकिंग। लेकिन सवाल यही है कि क्या फाटफ इस हवाले से कोई एक्शन लेगा? हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।